इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी के जरिए घर बैठे आपको बड़े डॉक्टर्स की सलाह दे रहा है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही कोरोना को लेकर एक नई जानकारी ये भी है कि अगर अभी तक आप आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए स्वैब सैंपल देते रहे थे और ये सैंपल नाक या गले में स्टिक डालकर लिया जाता था, तो अब इसमें कुछ बदलाव है। अब कोरोना टेस्ट के लिए स्लाइन गार्गल के जरिए आपका स्वैब लिया जा सकता है। क्या है पूरी टेक्निक, मुंबई से बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता प्रीति सोमपुरा। गार्गल आरटी-पीसीआर नाम की एक टेक्निक है जिसको सीएसआई नीति ने डेवलप किया है। और ये टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसे आईसीएमआर ने अभी अप्रूवल दी है। और आप लोग इस तरीके के सैंपल से वाकिफ हैं कि जिसे हम वीटीएम ट्यूब बोलते थे, इसमें वीटीएम रहता था और इस तरीके के दो स्वैब इस्तेमाल होते थे। एक को नेजोफेरेंजियल स्वैब और दूसरे को ओरोफेरेंजियल स्वैब बोला जाता था। इनमें से एक स्वैब आपके नाक में जाता था और दूसरा आपके थ्रोट में जाता था और ये इस तरीके की वीटीएम ट्यूब में डल के आता था। तो इस तरीके की जो सैंपल है, इसमें एक बहुत ही ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल लगते थे जो आपके नाक के और मुंह के सैंपल को ले, और उसमें समय भी जाता था। पर अब हमने एक नए ढंग के सैंपलिंग को इजाद किया है जिसे हम बोलते हैं सलाइन गार्गल। इसमें एक सलाइन सोल्यूशन है 5 ml। इस सलाइन सोल्यूशन को आपको मुंह में लेना है और मुंह में लेने के बाद में 15 सेकंड का गार्गलिंग करना है। उसके बाद में 15 सेकंड का माउथ रिंस करना है और वापस इसमें आपको उसको छोड़ देना है और बंद करके आपको दे देना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप ये सैंपल खुद भी अपना कर सकते हैं। आप जब टेस्टिंग सेंटर जाते हैं सैंपल देने के लिए तो आपको लंबे क्यू में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। और इससे क्या होगा कि सैंपल जल्द से जल्द कलेक्ट होगा। और ये सैंपल एक बार कलेक्ट होने के बाद में टेस्टिंग सेंटर में अंडर कोल्ड चेन आरटी-पीसीआर के लिए आ जाएगा। और इस सैंपल में और एक चीज हमने ऐसा किया है कि इसके साथ हमने एक लैब में एक ऐसा बफर तैयार किया है कि जिसको हम इसके साथ जब मिलाते हैं तो हम इसको रूम टेम्परेचर पे 30 मिनट इंक्यूबेट करके और 90 डिग्री फॉर 6 मिनट पे गर्म करके हम इसको डायरेक्टली आरटी-पीसीआर के लिए यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि लागत बहुत कम आ रही है और समय भी हमारा बहुत बच रहा है। तो कम से कम समय में हम लोग रिपोर्ट दे सकते हैं। और इसमें एक बड़ी चीज ये है कि जो सैंपल कलेक्शन का भी जो समय लगता था, जैसे अगर हमें 500-600 सैंपल कलेक्ट करने एक सेंटर पे, तो उसमें सुबह से लेके शाम तक का लगभग समय लग जाता था, डिपेंडिंग ऑन कितने हेल्थ केयर वर्कर वहां पे डिप्लॉयड है। तो अब इससे क्या होगा कि हेल्थ केयर वर्कर्स का जो रिक्वायरमेंट है वहां पे जो सैंपल कलेक्शन के लिए, उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी और आप वहीं पे सैंपल की ये ट्यूब कलेक्ट करके अपना सैंपल वहीं के वहीं दे सकते हैं। तो ये एक तरीके से हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो गया आज के दौर में। स्पेशली बच्चों के लिए भी बहुत काम आएगा, क्योंकि जैसे बच्चों को बहुत तकलीफ होती है इस तरीके के सैंपल देने में, नेजोफेरेंजियल ओरोफेरेंजियल, तो वहां पे भी बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा हमें। तो अब से इस टेक्निक के जरिए ये टेस्ट हो सकेगा, ये पता चल सकेगा कि कोरोना संक्रमित आप हैं या फिर नहीं। और ये अच्छी और बेहतर टेक्निक बताई जा रही है। डॉक्टर्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अनीता, इससे पहले हम फंगस को लेकर बात कर रहे थे। ब्लैक फंगस आया, फिर व्हाइट फंगस के केसेस आए तो कहा गया व्हाइट फंगस ब्लैक से खतरनाक है। फिर येलो का केस सामने आया तो कहा येलो ब्लैक और व्हाइट दोनों से खतरनाक है। ये फंगस था तो पहले से, लेकिन कोरोना काल में अब तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं तो चर्चा में आ रहा है, तो लोग जान रहे हैं कि इस तरह की भी कोई बीमारी है। येलो फंगस का एक केस गाजियाबाद में सबसे पहले सामने आया था, पेशेंट की मौत हो गई है। इसको लेकर कुछ जानकारी दर्शकों के साथ साझा कीजिए। कैसे पहचान होगी, कौन सा फंगस ज्यादा खतरनाक है, कैसे इसे बचा जा सके? नाम दे रहे हैं व्हाइट एंड येलो, मेरे ख्याल से सही ढंग से ठीक नहीं है। साइंटिफिक और मेडिकल टर्म्स में भी ऐसे करके ब्लैक येलो व्हाइट का डिफरेंशिएशन नहीं है। हमारा और नेचर में और दो बचाते हैं। देखिए, जस्ट फॉर जनरल फंगस के 3-4 और 5 वैरायटीज हो सकता है। कैंडिडा, म्यूकोरमाइकोसिस, एस्परजिलस, ऑक्टाइटमाइकोसिस, ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स। म्यूकोरमाइकोसिस के हम अभी जनरल टर्म में ब्लैक बोला जाता है। जो फंगस होता है ऊपर एक ब्लैक डॉट होता है। इसी से किसके होता है जिसके कॉम्प्रोमाइज में, जैसे हमारा ऑन्कोलॉजिस्ट साथ जिसका डायबिटीज नहीं है और अचानक शुगर बढ़ गया है कोविड टेस्ट पॉजिटिव के बाद, तो हम स्टेरॉइड्स देते हैं। और जो जिसका बॉडी का इम्यूनिटी नहीं अच्छा है, तो क्या होता है, कोविड रिकवरी होने के साथ उनका मुंह के अंदर, आंख, नाक के अंदर, चीक्स के अंदर सूजन दिखाई देता है, बुखार आता है, काला रंग का पानी निकलता है आंख, नाक से,
एंड पेशेंट वेरी सीरियस हो जाते हैं। ब्लैक म्यूकोरमाइकोसिस कैंसर हम लोग ट्रीट रेगुलरली इज वेरी रेयर, नहीं आते हैं ना, इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाते हैं, तो अभी तुरंत इट हैज स्टार्टेड कमिंग। और अपार्ट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, कैंसर पेशेंट्स कॉम्प्रोमाइज, तो मार्क्स सही ढंग से हो नहीं रहे हैं, मेंटेनिंग हाइजीन, हमें लगातार एंटीबायोटिक सब दवा चल रहा है बुखार के लिए, उसके साथ सिलेंडर से हाइड्रेशन पानी जो सही ढंग से नहीं आ सकता। जब कोविड काल में लगातार फंगस के केसेस सामने आए, डॉक्टर अनिल बंसल, जब केसेस सामने आए तो सबसे पहले खतरा ये हो गया कि अरे फंगस का इन्फेक्शन तो नहीं हमें लग जाएगा। फिर धीरे धीरे जानकारी सामने आई कि जो कोविड से रिकवर होते हुए पेशेंट्स हैं उनमें ये केसेस ज्यादा सामने आ रहे हैं, तो कम से कम वो लोग अपने आप को बचाया हुआ समझने लगे जिन्हें कोविड नहीं हुआ था। फिर मध्य प्रदेश से कुछ ऐसे केसेस सामने आए जिन्हें कोविड नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो फंगस जैसे संक्रमण का शिकार हो गए। ऐसा क्यों? देखिए, जो फंगस है इसकी सबसे बड़ी चीज है कि इसका इलाज हुआ है। जैसे कोरोना में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई दवाई नहीं है, फंगस की दवाई हमारे पास है। अगर फंगस डायग्नोसिस हो गया तो उसका इलाज हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। जो लोग जिनको कोरोना हुआ, अगर उनके अंदर कोई ऑलरेडी जैसे डायबिटीज या प्रीडिस्पोजिंग डिजीज थे, तो उसमें फंगस जनरली ज्यादा बढ़ता है, बॉडी की रेजिस्टेंस कम होती है। जिन लोगों को कोविड नहीं हुआ, वो भी अगर हो रहा है तो देखिए बहुत सी बार टेस्ट कोविड का जो है 70% पॉजिटिव आता है, 30% नेगेटिव भी होता है जी। कोई वायरल फीवर अगर हुआ और टेस्टिंग में नेगेटिव भी आया तो आप ये नहीं कहेंगे कि वो नेगेटिव है। इस पैंडेमिक के टाइम पर जिसको भी सिम्टम होंगे आपको ये लेके चलना पड़ेगा, फिर उसको फायदा। और 90% कोविड अपने आप आराम करने से, सिंपल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो जाता है। तो हो सकता है कि वो भी ठीक हो गया हो, लेकिन फंगस की वजह से ठीक होने के बाद फंगल इन्फेक्शन हो गया और इसको ट्रीटमेंट लेनी पड़ी। डॉक्टर विक्रांत, अब जब ये कहा जा रहा है कि कोविड काल में सबसे बड़ा जो रामबाण है वो वैक्सीन है, वैक्सीन की किल्लत, वैक्सीन की कमी की खबरें देश भर के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, उस पर भी पहले 4 से 6 हफ्ते का जो डिफरेंस था बीच में रखा गया, फिर इसे 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया। लोग बड़े कंफ्यूज हो गए। साथ ही खबरें ऐसी भी आ गई कि पहला डोज किसी दूसरी वैक्सीन का था, दूसरा डोज किसी दूसरी वैक्सीन का लग गया। लोग डर भी गए हैं, लोग भ्रम की स्थिति में आ गए हैं। इसे जरा दूर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डरना नहीं चाहिए और किसी पड़ी हुई चीज के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक आप उसकी ऑथेंटिसिटी टेस्ट नहीं करते। काफी सारा फॉरवर्ड व्हाट्सएप पे आ रहा था और जिसपे काफी सारी चीजें फेक न्यूज थी। अगर आप ऑथेंटिक करते तो पता चलता था कि ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड है और ये गलत फॉरवर्ड है। एक वैक्सीन, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये 2 प्रकार की वैक्सीन शुरुआत में अवेलेबल हो गई। अगर कोविशील्ड दिया है तो आपको कहा जाता है ये कौन सा वैक्सीन आपको मिला है, तो वही सेंटर पे आपको वही वैक्सीन आपने लेना चाहिए और वो कंफर्म करके ही दिया जाता है। 1-2 जगह पे ऐसे हुआ है कि वो 2 वैक्सीन का मिक्सअप हुआ है, बट इट इज वन ऑफ इट्स ओन स्टोरी। बट अदर जगह पे काफी खबरदारी ली गई है और जो वैक्सीन पहले लिया है वही वैक्सीन दिया गया है। कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, जो आपको मिल रहा है वो वैक्सीन आपने लेना चाहिए। ऐसा ये अच्छा या बुरा ऐसा कुछ नहीं है। दोनों वैक्सीन का सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी और उसका एफिकेसी टेस्ट किया गया है और उस बिना के ऊपर ये वैक्सीन हमको अवेलेबल किया गया है। भी आपका सवाल था कि 6 हफ्ता, फिर 8 हफ्ता, फिर 12 हफ्ता, इसके लिए कंफ्यूजन बढ़ गया है। जब ये वैक्सीन आया था कोवैक्सीन, तभी फेज 3 ट्रायल में था, ये सबके लिए अवेलेबल नहीं था। हम सब डॉक्टर लोगों के लिए और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए पहले कोविशील्ड वैक्सीन अवेलेबल था। हम लोग सब जैसे वैक्सीन अवेलेबल हुआ तभी हम सब लोगों ने वैक्सीन लिया था। तभी जो रिसर्च हुआ था वो हिसाब से 6 वीक्स के बाद या 4 वीक्स के बाद ये वैक्सीन लेने को बोला था। बट जब भी जैसे और रिसर्च हो गया और उनको ऐसे पता चला कि अगर ये वैक्सीन 4 हफ्ते के बजाय 6 हफ्ता फिर 8 हफ्ता लेंगे तो उसका रिजल्ट और ज्यादा अच्छा आ रहा है, उसका इफेक्ट और एफिकेसी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। इसके कारण उन्होंने उनका जो गैप है वो बढ़ा दिया है कि जिससे आपका इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा है और आपकी प्रतिकार शक्ति टुवर्ड्स कोरोना बढ़ जाए।
डॉक्टर विक्रांत, एक बात और मुझे समझाइएगा, दर्शक भी बहुत ज्यादा जानना चाहेंगे। कहा यह जा रहा था कि अगर आप घर पर रहेंगे तो कोविड के संक्रमण से बचे रहेंगे, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये हम लगातार पहले दिन से बोल रहे हैं जब से कोविड की बीमारी आई है, लेकिन इस बार सेकेंड वेव में ऐसे कई केसेस सामने आए जो बताते हैं हम तो घर से निकले ही नहीं थे, हम तो घर के अंदर ही थे, लेकिन उसके बावजूद संक्रमण का शिकार हो गए। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्या बालकनी के जरिए या घर की छत के जरिए अगर वहां टहल रहे हैं तो भी संक्रमण हो सकता है क्या, या फिर कोई और जरिया? बहुत डिफिकल्ट है। जैसे मैंने बोला कि हमारा जो सेकेंड वेव आया था वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव था। हाँ। तो ऐसा पूरा 24 घंटा ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप घर पे बैठे हो, आपके घर पे कोई आके गया है। वो जो वायरस का जो एक्सपोजर है वो एक बार आपके घर में अगर वायरस को एंट्री मिला है और आपका एक्सपोजर वो वायरस के साथ मोर देन हाफ एन आवर होता है तो आपको वो वायरस संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। बट आप घर के बाहर ही किधर गया नहीं है और में कोई कैरियर नहीं और किसी को है नहीं, तो अपने आप घर पे होना बहुत डिफिकल्ट। इस डिफिकल्ट टाइम में पेशेंस दिखाना होगा और यही पेशेंस दिखाने की बात हम बार बार दर्शकों से कह भी रहे हैं। डॉक्टर अनीता, चूंकि बच्चे घर में हैं और बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, अब तो क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं, स्कूल भी नहीं खुले हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चों में संक्रमण की वजह आप क्या देख रही हैं? क्या वो लोग जो घर से बाहर निकलते हैं फिर वो घर लौटते हैं, बच्चों के संपर्क में आते हैं, इसलिए बच्चे संक्रमित हो गए क्या सेकेंड वेव में ज्यादा? अभी थ्योरी अभी इसको वायरस सेकेंड वेव में है, इसका एयरबॉर्न ड्रॉपलेट है, क्योंकि एक ऐसे बैक्टीरिया की नहीं था कि बोलते हैं मोबाइल मत करना, किस तरह नहीं, दूध का पैकेट नहीं करना चाहिए, सरफेस ट्रांसमिशन अभी दिखाएगी सारी चीजें, क्योंकि सारे डॉक्टर शुरू हो गया। अब घर से बैठे बैठे पॉजिटिव हो गया, ऐसे हुआ ये बीमारी हमारा हवा में है, ब्रीज अब भी घर से बैठ करके खाने का जरूरत नहीं है, एयरबॉर्न इसीलिए इतना पॉजिटिव रेट है, तो साथ बच्चा पॉजिटिव सब हवा में पॉजिटिव है, उसमें हम बोलते हैं कभी मास्क उतारना नहीं है, डबल प्राइस मास्क वही हमारा हथियार है। कहाँ वायरस को कौन यूज करता है, इसलिए बच्चे को बोलते हैं अगर राइट कोई बाहर गया अंदर ही ले आए वो भी वायरस ले आए, घर के अंदर में भी वायरस हो सकता है, कॉरिडोर्स में ये अभी फैलता है, इसलिए हम कहते हैं विंडो रखिए, अगर आ जाएगा तो वेंटिलेशन। सावधानी ही बचाव है, सावधानी रखनी होगी घर में बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक। इस बीच AK श्रीवास्तव, एक कॉलर गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, हमको एक जानकारी ये चाहिए थी कि हमारे पिताजी हैं, हाँ, इनका जो है 11 अप्रैल 21 को टीका लगा था, इनका उम्र जो है 75 साल है जी, तो इनका सेकेंड डोज कब लगेगा? डॉक्टर विक्रांत, अगर उनका कोविशील्ड लगा हुआ है उनको पहला, तो आप एक 8 से 10 हफ्ते के बाद या 12 हफ्ते के बाद तक आप दूसरा डोज लगा सकते हैं। अगर आपने अप्रैल में लगाया है तो आप अराउंड 10 से 12 वीक कैलकुलेट करके सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। डॉक्टर विक्रांत, एक बात और बताइएगा, कई जगह ऐसी हैं जहां पर वैक्सीन है अवेलेबल और कई जगह ऐसी हैं जहां पर वैक्सीन नहीं अवेलेबल है, वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। जो पहले बताया गया था 4 से 6 हफ्ते का वक्त, अगर किसी को वैक्सीन उपलब्ध मिल रही है, क्या वो 4 से 6 हफ्ते के अंतर पर दूसरा डोज लगवाए या फिर 12 से 16 हफ्ते वेट ही करना होगा? वेट करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि जो रिजल्ट्स अभी दिख रहे हैं हम लोग के, अगर वेट करने के बाद इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छी तरह से रिएक्ट कर रहा है, अगर वो डेटा अगर हम लोग अगर सपोर्ट कर रहा है तो वेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। पहले अगर आपने एक सेंटर पे लगाया है और अब सेम सेंटर पे आपको अगर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और आप आरोग्य सेतु और कोविन ऐप पे आपका नाम रजिस्टर्ड है, तो आप जिधर वैक्सीन अवेलेबल है उधर 12 हफ्ते के बाद वो सेंटर पे जाके आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। भी काफी जगह पे प्राइवेट सेटअप्स ने भी काफी जगह पे वो वैक्सीन अवेलेबल करवा रहे हैं। काफी बड़े बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस में काफी हॉस्पिटल आगे आ रहे हैं और उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं। जो 18 से 45 उम्र के एलिजिबल लोग हैं उनको मास वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो ऐसे काफी लोग आगे आ रहे हैं, काफी कारपोरेट कंपनीज आगे आके
वैक्सीनेशन के लिए हेल्प करे, गवर्नमेंट भी उसके लिए फाइट कर रही है, वैक्सीन का स्टॉक अवेलेबल नहीं था, तो सब लोग उसके पीछे जुड़े हैं। और अभी लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद वैक्सीनेशन, दीज आर द ओनली 2 कीज जिससे हम लोग ये बीमारी को दूर हटा सकते हैं। और उसका रिजल्ट हम देख भी रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू हुआ, लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है कि केसेस कम हुए हैं। आप रहिएगा हमारे साथ, कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। दिल्ली से एक कॉलर हैं, उनसे हम बात करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। क्या आप वैक्सीन लगवा सकते हैं? भी काफी जगह पे प्राइवेट सेटअप्स ने भी काफी जगह पे वो वैक्सीन अवेलेबल करवा रहे हैं। काफी बड़े बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस में काफी हॉस्पिटल आगे आ रहे हैं और उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं। जो 18 से 45 उम्र के एलिजिबल लोग हैं उनको मास वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो ऐसे काफी लोग आगे आ रहे हैं, काफी कारपोरेट कंपनीज आगे आके वैक्सीनेशन के लिए हेल्प करे, गवर्नमेंट भी उसके लिए फाइट कर रही है, वैक्सीन का स्टॉक अवेलेबल नहीं था, तो सब लोग उसके पीछे जुड़े हैं। और अभी लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद वैक्सीनेशन, दीज आर द ओनली 2 कीज जिससे हम लोग ये बीमारी को दूर हटा सकते हैं। और उसका रिजल्ट हम देख भी रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू हुआ, लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है कि केसेस कम हुए हैं। आप रहिएगा हमारे साथ, कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। दिल्ली से एक कॉलर हैं, उनसे हम बात करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दवा। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार आए 1000 से कम केस, 122 लोगों की मौत। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, अब हम धीरे धीरे अनलॉक करेंगे राजधानी। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2200 नए केस, 157 मौत। राज्य में कुछ छूट के साथ जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। टीम 9 की बैठक में आंशिक ढील देने पर सहमति। पीएम की मीटिंग में देरी से पहुंचने पर ममता बनर्जी की सफाई, देर से दी गई जानकारी। मुख्य सचिव पर कार्रवाई को लेकर पूछा सवाल, क्या बंगाली होने की वजह से हटाया? दिल्ली में कोरोना के केसेस घटने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। अब कार में बैठे बैठे भी आप टीका लगवा सकते हैं। वहीं इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि अगर कोरोना मामलों की संख्या 1000 के नीचे रहती है तो धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल ने पहले भी दी थी। इसी तरीके से अगर केसेस घटे, इसी तरीके से हमने कोरोना को मात दी, तो फिर धीरे धीरे दिल्ली को अनलॉक किया जाएगा। अभी फिलहाल 45 से ज़्यादा उम्र वालों के लिए शुरू किया गया है, क्योंकि उसके नीचे की उम्र वालों की वैक्सीन अभी नहीं है। जैसी वो वैक्सीन आएगी तो नीचे वालों की उम्र के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। कल सुबह तक लगभग, देखिए दिल्ली में 2 किस्म के हैं, एक तो है दिल्ली सरकार के और दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और दूसरा है केंद्र सरकार के अस्पताल। तो दिल्ली सरकार के अपने जो अस्पताल हैं और उसमें लगभग 450 के करीब केसेस कल पोर्टल पे डाले गए थे। केंद्र सरकार वाले सीधे उनसे डील कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने दवाई की मांग की है। मैं समझता हूं कि दवाई की काफ़ी किल्लत है, देश भर में किल्लत है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से जो भी बन सकता है वो दे रही है, तो मैं समझता हूं कि जल्दी और भी इसके जो इंजेक्शन है वो प्रोक्योर किए जाएंगे। क्या है ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन योजना, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता पुलकित नागर। कार थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर तीसरा दिल्ली के अंदर बन गया है, और पहला फ्री। अभी तक जो थे वो दोनों प्राइवेट थे, लेकिन ये दिल्ली सरकार का पहला फ्री कार थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर है। सुविधाएं क्या मिलेंगी ये आप तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए कि व्यक्ति यहाँ सीधा गाड़ी से आएगा और यहाँ वैक्सीन लग जाएगी। 2 तरीके, अभी आपको कोविन पर जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। छत्रसाल स्टेडियम का वहाँ स्लॉट आएगा, उस स्लॉट को बुक जब आप करेंगे तब आप यहाँ पर कार थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचेंगे, जिसके बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये आप देखिए कि परिवार के साथ 2 बुजुर्ग और उनका बेटा यहाँ पे है। इन्होंने कोविड पहले आपने रजिस्टर्ड किया, उसके बाद आपको यहाँ स्लॉट मिला। जी सर। कितना सुविधाजनक मानते हैं, क्योंकि बच्चे की चिंता अपने पेरेंट्स को लेकर होती है। अब जब कोरोना में देखा कि बुजुर्गों पे बहुत ज्यादा असर हुआ तो उसे लेकर ये चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, काफी स्मूथ प्रोसेस है। रजिस्टर करने के बाद इजीली स्लॉट अवेलेबल हो रहे हैं और मिल रहे हैं जो 45 प्लस एज के हैं।
देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर कई बार मन में डर रहता है कि कहीं वहां से संक्रमण तो नहीं मिल जाएगा, लेकिन ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन इन सभी समस्याओं का समाधान है, जो तस्वीरों में आपने देखा भी। आप साथ ही हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए, तो डॉक्टर विक्रांत, डॉक्टर अनीता, डॉक्टर अनिल बंसल, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही हमारे दर्शकों की सभी समस्याओं का समाधान और उनके सभी सवालों का जवाब देने के लिए, कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे।